हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में बक्सर के युद्ध के बारे में। इसके पहले मैंने आपको प्लासी का युद्ध पढ़ा दिया था और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ये दो टॉपिक आज के हमारे लेक्चर में शामिल होंगे। बक्सर का युद्ध, जब हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। ये बक्सर का युद्ध हुआ कैसे, इसके कारण कौन कौन से थे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसमें सिराजुद्दौला की सेना पराजित हो गई थी और अंग्रेज़ी सेना जीत गई थी। तो उससे अंग्रेज़ी सेना को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हुए थे। वित्तीय स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी और राजनीतिक शक्ति में भी उनकी वृद्धि हुई थी, जिसका फ़ायदा उनको इस बक्सर के युद्ध में मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। किसको? मीर जाफ़र को, जिसने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। ये सेनापति था पहले मीर जाफ़र, और इसी ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण वह अंग्रेज़ों की मांगों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा। चूँकि बंगाल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेज़ लगातार आर्थिक लाभों को या हम कहें कि लगातार धन की मांग कर रहे थे, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना था, वो अब अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ नहीं दे पा रहा था, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ नाराज़ हो गए और उन्होंने मीर जाफ़र को भी पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। तो इस कहानी को आप समझते रहिए। मीर जाफ़र को हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि वो मीर जाफ़र उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था, अंग्रेज़ों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। अब इस घटना को एक गवर्नर वेंसिटार्ट है, उन्होंने इसको 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। कहा उन्होंने कि ये 1760 की क्रांति है। इस कथन को याद रखना, हो सकता है कहीं आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए। अब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंप दी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के बजाय मुंगेर को बनाया ताकि अंग्रेज़ों का कम से कम हस्तक्षेप हो और वह उनके षड्यंत्रों से बचा रहे। अब जो मीर कासिम था ये थोड़ा चालाक था। चूँकि बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, लेकिन जब मीर कासिम नवाब बना तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लेकर गया? मुंगेर स्थापित कर दिया। चूँकि मुंगेर थोड़ा सा दूर था अंग्रेज़ों के प्रभाव से, तो ये चाहता था कि हम अंग्रेज़ों के प्रभाव से थोड़ा मुक्त रहेंगे, अंग्रेज़ जो भी षड्यंत्र करेंगे उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और अंग्रेज़ों का कम से कम हस्तक्षेप रहेगा हमारे कार्यों में। तो इसलिए ये अपनी राजधानी दूर लेकर गया था, लेकिन अंग्रेज़ इससे नाराज़ हो गए। मीर कासिम ने यूरोपियन मॉडल पर अपनी सेना को संगठित और सुदृढ़ किया, साथ ही तोप और बंदूक का कारखाना भी स्थापित किया, जिससे अंग्रेज़ नाखुश थे। मीर कासिम की सोच दूरदर्शी थी। इसको पता था कि अंग्रेज़ जैसे अभी मीर जाफ़र को हटाए हैं, ऐसे हो सकता आगे हमको भी हटा दें। तो इसलिए इसने तैयारियां शुरू कर दी थी, तोप और बंदूकों का कारखाना स्थापित कर दिया था और यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण भी करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों को जब ये बात पता चली तो वे बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हुए। उसने नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही यानी एक प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया
और दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का भी प्रयास किया। तो दस्तक क्या था, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशिया द्वारा अंग्रेज़ों को एक शाही फरमान दिया गया था, आदेश दिया गया था, या जिसको आप अधिकार पत्र भी कह सकते हैं। इसके द्वारा वे बंगाल में 3000 रुपये प्रतिवर्ष अदा करके मुक्त आंतरिक व्यापार कर सकते थे। तो वे लोग कैसे दुरुपयोग करते थे इसकी बात मैंने बता दी थी आपको। तो इस दुरुपयोग को रोकने का काम नवाब ने किया। इसी क्रम में 1763 में उसने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। यानी कि अब कंपनी और साधारण जनता ये बराबर हो गए, क्योंकि आंतरिक व्यापार पर लगे कर समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी पर भी नहीं लगेंगे और जो अन्य व्यापारी छोटे मोटे थे उन पर भी वे कर नहीं लगेंगे। तो इससे क्या हुआ, दोनों की स्थिति समान हो गई। इससे अंग्रेज़ों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। इस घटना से अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि अब जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनके माल भी सस्ते बिकने लगे, क्योंकि उन पर अब व्यापारी कर नहीं लगता था, तो उनके माल सस्ते बिकने लगे और कंपनी का जो मुनाफा था उसमें थोड़ी कमी आने लगी। तो ये नाराज़ हो गए। अब सारे करों को समाप्त करके नए सिरे से मीर कासिम ने कर लगाना शुरू किया। देखिए, राजस्व वृद्धि के लिए मीर कासिम ने नए सिरे से एक कर लगाया, जिसे खिजरी जमा कहते हैं। खिजरी जमा कहते हैं। यह कर अंग्रेज़ों को भी देना पड़ता था। यानी कि जो बंगाल के व्यापारी थे, छोटे मोटे व्यापारी, वे भी यह कर अदा करते थे और अंग्रेज़ भी यह कर बंगाल के नवाब को देते थे। तो इससे भी अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए। एक तो उनकी जो दस्तक वाली जो व्यवस्था थी, वो जो विशेषाधिकार मिला था वो भी समाप्त हो गया, और एक तो नए सिरे से कर देना पड़ेगा। तो इससे जो है अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यानी मीर कासिम को फिर से हटा दिया और फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई? क्योंकि जिस मीर कासिम को हटाया था वो मीर कासिम कहाँ भागकर चला गया? बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया, जहाँ मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही उपस्थित था। अतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। जब मीर कासिम को हटाया गया और मीर जाफ़र को दोबारा बनाया गया, तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास भाग गया शरण लेने के लिए, और वहाँ देखा तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही विराजमान थे। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो बंगाल का निष्कासित नवाब था मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना से अब अंग्रेज़ों का युद्ध होगा। तीनों ने प्लान बनाया कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ेंगे। तो इसी युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। यानी एक तरफ तीन सेनाएं थीं। कौन कौन? शुजाउद्दौला, अवध का नवाब था, और मीर कासिम, और जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना एक तरफ थी, अंग्रेज़ों की सेना दूसरी तरफ थी। यह युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज़ी सेना से पराजित हो गई। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया। हालांकि इन तीनों की संयुक्त सेना हार गई और बिना किसी छल कपट के अंग्रेज़ों ने यह युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर परिणाम और महत्व की बात करते हैं। इस युद्ध के कौन से परिणाम हुए और इसका क्या महत्व रहा? बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इसके पहले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेज़ों ने बहुत सारा षड्यंत्र किया था सिराजुद्दौला को हराने के लिए। तमाम तरह के लोगों को, जैसे राय दुर्लभ और घसीटी बेगम
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मीर जाफ़र उसका सेनापति था, इन सभी को अपने अंडर में कर लिया था, अपने पक्ष में कर लिया था अंग्रेज़ों ने। तो एक प्रकार से सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया था, फिर उस पर आक्रमण किया गया था। तो वो युद्ध जो था प्लासी का युद्ध, वो एक विश्वासघात था, उसमें धोखे से अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध है, ये अंग्रेज़ों ने बिना किसी धोखे से, बिना किसी छल कपट के जीता है अपनी सेना के बल पर। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद जो धन इनको प्राप्त हुआ था, उससे इनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई थी, और वित्तीय स्थिति मजबूत हुई तो इन्होंने एक विशाल सेना की स्थापना कर डाली, और उसी सेना के बल पर ये बक्सर के युद्ध में, यानी इस वाले युद्ध में विजयी हो जाते हैं। फिर दूसरा है, इस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की शक्ति स्थापित हुई। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे अंग्रेजी कंपनी को अभूतपूर्व लाभ हुआ। अब इलाहाबाद की संधि को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कंपनी को। इलाहाबाद की संधि जो हुई वो 2 चरणों में हुई। एक तो है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। यह संधि अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह सालम द्वितीय के मध्य हुई। मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से किसको दे दिया गया, कंपनी को। यानी कि अब कंपनी ही यहाँ का राजस्व वसूलेगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। कंपनी ने कहा, हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन आपके खर्चे के लिए देंगे। फिर कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। तो ये प्रावधान थे इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिनों बाद हुई, 16 अगस्त 1765 को, और ये संधि जो हुई ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई, ये पहला प्रावधान था। अवध के नवाब ने 50 लाख रुपये देने का वादा किया। इलाहाबाद और कड़ा, यहाँ कड़ा होगा, कड़ा। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु, नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। यहाँ कुछ जगह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बाद नहीं, एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। तो ये इसके प्रावधान थे इलाहाबाद की द्वितीय संधि के, और ये प्रथम संधि के मैंने आपको बता ही दिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, उसकी क्या परिस्थितियाँ बनी थी, पृष्ठभूमि कैसी थी, और कौन कौन सी घटनाएं हुई। उसके बाद हमने देखा कि इलाहाबाद की संधि क्या थी, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे। आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग बंगाल में द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन क्या था और कैसे लागू हुआ, अंग्रेज़ों ने उसके तहत क्या क्या काम किए, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।